एक दिन की बात है कि किसी जंगल में अचानक से 4 लकड़बग्घे आ जाते हैं और सामने आने वाले हर जानवर पर हमला करके उसे बेरहमी से नोच खाते हैं। ये सब देखकर एक लोमड़ी भागते हुए जंगल के बूढ़े राजा बाघ के पास जाती है। अरे क्या हुआ लोमड़ी, रो क्यों रही हो? बाघ राजा, जल्दी चलिए मेरे साथ। हमारे जंगल में बहुत सारे लगड़भग घुस गए हैं जो कि सामने आने वाले हर जानवर का बेरहमी से शिकार कर रहे हैं। क्या? अभी जाकर मैं उन सब लगड़भग्गों को भगाता हूँ। ये सब बोलने के बाद बूढ़ा बाघ लोमड़ी के साथ उन लगड़भग्गों से लड़ने को रवाना हो जाता है। इतने में रास्ते में ही अचानक से चारों लगड़भग बूढ़े बाघ के सामने आ जाते हैं। अरे वाह, तुम सब तो खुद ही मेरे पास आ गए। मैं अभी तुम लोगों को ही जान से मारने के लिए आ रहा था। भला तुम जैसा बूढ़ा बाघ अकेले ही इतने सारे लगड़भग्गों से कैसे मुकाबला करेगा? मेरे बुढ़ापे पर जाने की गलती भी ना करना। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे जंगल से चले जाओ। अब ये जंगल तुम्हारा नहीं, अब से ये जंगल हमारा है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ बस खून की नदियाँ बहती हैं और वो जगह हमारी हो जाती है। मुझे तो यही लगता है कि तुम लोगों को अपनी जिंदगी बिल्कुल भी प्यारी नहीं। ये बोलने के बाद बूढ़ा बाघ अकेले ही उन 4 लगड़भग्गों के साथ लड़ पड़ता है और इस लड़ाई के दौरान लोमड़ी बूढ़े बाघ की मदद के लिए और जानवरों को बुलाने के लिए भाग पड़ती है। लेकिन बूढ़ा बाघ अकेले उन 4 लगड़भग्गों के सामने कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से बूढ़ा बाघ लगड़भग्गों से लड़ते लड़ते मर जाता है। कैसा सबक सिखाया, बड़ा आया हमें जान से मारने वाला। इतने में वहाँ एक बड़ा हाथी, एक जवान शेर और एक जवान बाघ आ जाता है। इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर चारों लगड़भग्गे वहाँ से भाग जाते हैं। अच्छा हुआ जो ये भाग गए, वरना इन 4 लगड़भग्गों को तो मैंने अपने पैरों तले ही मसल देना था। लगता है हमें आने में देर हो गई, क्योंकि अब हमारे बाघ राजा नहीं रहे। और वहाँ दूसरी तरफ गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसने अपने पास एक अजीब सी गधी पाल रखी थी, जिससे कभी भी कोई बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो गधी बहुत सारा दूध देती। एक दिन राजू के पास उसका दोस्त नटवर आता है। अरे राजू भाई, कैसे हो? मैं ठीक नटवर भाई, तुम कैसे हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ राजू भाई। ये तो बताओ कि ये इतना सारा दूध कहाँ से आया? अरे ये तो मेरी इस गधी का दूध है। ये रोज इतना ज्यादा दूध देती है कि आधे से ज्यादा तो मैं गांव वालों को ही बेच देता हूँ। अरे वाह, ये तो अकेले ही 4-5 गायों जितना दूध देती है। ये तो मुझे कोई बहुत खास गधी लगती है। हाँ भाई नटवर, और तुम्हें अपनी गधी की एक और खासियत बताऊं? देखो, किसी को बताना मत। मेरी गधी दूध तो बहुत सारा देती है, लेकिन इसे अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे राजू, ये तो बहुत डरने की बात है। अगर ये गधी बिना बच्चे दिए ही दूध दे रही है तो जरूर कुछ गड़बड़ हो सकती है। मुझे तो ये कोई आम गधी नहीं लगती, जरूर ये कोई भूत प्रेत हो सकती है। अरे नटवर भाई, ऐसी बातें करके मुझे डरा क्यों रहे हो? हाँ राजू, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं। अगर गांव वालों को ये पता चला कि तुम उन्हें किसी ऐसी गधी का दूध बेच रहे हो जिसके अभी तक बच्चे ही नहीं हुए, तो शायद गांव वाले तुम्हें जिंदा ना छोड़ें। तो फिर तुम ही बताओ नटवर भाई कि मैं क्या करूं? मैं एक ज्ञानी बाबा को जानता हूं। वह रहते तो दूर हैं, लेकिन हमें उन तक पहुंचने में 2 दिन ही लगेंगे। लेकिन अगर हम उनके पास पहुंच गए तो वह हमें बता सकते हैं कि ये कोई गधी है या भूत। अगर ऐसा है तो हम कल ही उनसे मिलने को निकलते हैं। ये सब बोलने के बाद अगले ही दिन राजू और नटवर अपनी गधी को लेकर उस ज्ञानी बाबा की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहाँ जंगल में बूढ़े बाघ के मरने के बाद सब जानवर जंगल के एक बूढ़े बंदर के पास जाते हैं, जिसे कि सब जानवर गुरु कहते थे। बाघ राजा के बाद जंगल का हर फैसला गुरु ही करता था। गुरुजी, इस वक्त तो हमारे जंगल में बस 2 ही बड़े शिकारी जानवर हैं, एक शेरू और दूसरा जवान बाघ। तो ठीक है,
तुम जाकर उन्हें मेरे पास बुला लाओ। हमें उनमें से ही किसी एक को इस जंगल का राजा बनाना होगा। अब तुम सब जाओ और बाघ और शेरू को यहाँ मेरे पास भेज दो। कि ये बात सुनने के बाद हाथी और बाकी सब जानवर वहां से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद बाघ और शेरू गुरु के सामने हाजिर हो जाते हैं। गुरुजी, क्या आपने हमें यहाँ बुलाया? हाँ, मैंने ही तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। तुम दोनों को तो पता ही होगा कि अब हमारे जंगल के बाघ राजा नहीं रहे। हाँ गुरुजी, अगर हम वक्त पर पहुंच जाते तो शायद आज वो हमारे बीच होते। काश कि ऐसा ही होता, लेकिन अब हम उन्हें नहीं ला सकते। इसीलिए अब हमें उनकी जगह किसी और को इस जंगल का राजा घोषित करना होगा, जो कि इस जंगल के बाकी जानवरों की हिफाजत कर सके। इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। क्यों ना तुम दोनों बाघ राजा के बाद इस जंगल के बड़े शिकारी जानवर हो। इसीलिए तुम दोनों में से ही किसी एक को इस जंगल का राजा बनना होगा। गुरुजी, मैं इस जंगल का राजा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गुरुजी, मैं भी इस जंगल का राजा बनने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम दोनों में से कौन जंगल का अगला राजा बनेगा, इस बात का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, तुम में से जंगल का राजा सिर्फ वही बनेगा जिसकी पहले शादी होगी। क्या गुरुजी? ये तो नामुमकिन है, क्योंकि इस जंगल में मेरे अलावा और कोई भी शेर नहीं जिससे मैं शादी कर सकूं। और हाँ गुरुजी, मैं भी इस जंगल में आखिरी इकलौता बाघ हूं, तो भला मैं शादी कैसे करूं? यह तो अब तुम्हारा मसला है। बस जिसकी शादी पहले होगी, मैं उसे ही इस जंगल का राजा घोषित करूंगा। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो और शादी करने के बाद ही मेरे सामने आना। गुरु की ये बात सुनने के बाद शेरू और बाघ अपने लिए बीवियां तलाश करने के लिए निकल जाते हैं और वहां राजू और नटवर गधी को लेकर ज्ञानी बाबा के पास पहुंच जाते हैं। क्या आप ही वो मशहूर ज्ञानी बाबा हो? हाँ बोलो बच्चों, तुम्हें मुझसे क्या काम है? बाबा जी, ये मेरी गधी है। इस गधी को अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ, लेकिन ये गधी रोज 5 गायों जितना दूध देती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई भी जानवर कैसे बच्चे दिए बगैर दूध दे सकता है, और वो भी इतना सारा दूध? मुझे तो लगता है तुम दोनों मुझे यहाँ परेशान करने के लिए आ गए हो। नहीं बाबा जी, मेरा दोस्त राजू सच बोल रहा है, इसीलिए तो हम इस गधी को आपके पास ले आए हैं। अब आप ही बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी बात सच है तो ये कोई आम गधी नहीं हो सकती, जरूर ये कोई भूत प्रेत हो सकती है। मेरी मानो तो तुम इस गधी को किसी जंगल में छोड़ आओ, क्योंकि अगर ये गधी के रूप में कोई भूत हुआ तो ये इंसानों में रहकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। क्या मैं इस गधी को अकेले किसी जंगल में कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसे तो कोई शिकारी जानवर इसे खा जाएगा। देखो बच्चे, अगर तुमने इस गधी को अपने ही पास रखा और इस भूतिया गधी ने तुम्हारे करीबी किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाया तो उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस गधी को किसी जंगल में छोड़ आओ। अगर ऐसा है तो बाबा जी आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ये बोलने के बाद नटवर और राजू गधी को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहाँ जंगल में लोमड़ी शेरू के पास आती है। शेरू, क्या ये सच है? मैंने सुना है कि जंगल का राजा वही बनेगा जो कि पहले शादी करेगा। हाँ लोमड़ी, उस बूढ़े बंदर गुरु ने ये अजीब सी शर्त रखकर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? शेरू, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो? वैसे भी तुम्हें इस जंगल में कोई शेरनी नहीं मिलनी, क्योंकि तुम हमारे जंगल के अब अकेले शेर हो। क्या? दिमाग तो तुम्हारा ठीक है ना लोमड़ी? मैं तुम जैसी किसी बेवकूफ लोमड़ी से शादी कर सकता हूँ? अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ मेरे सामने से दफा हो जाओ, वरना मैंने तुम्हें खा जाना है। शेरू की ये सब बातें सुनकर लोमड़ी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वहाँ दूसरी तरफ राजू और नटवर गधी को जंगल के पास ले आते हैं और उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अरे ये क्या? मेरा मालिक कितना बेवकूफ निकला। मेरा दूध बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा था और अपने पागल दोस्त नटवर की बातों में आकर मुझे उस बाबा के पास ले गया और उस ढूंगी बाबा की झूठी बातों में आकर मुझे इस जंगल में अकेला ही छोड़ गया। इससे अच्छा तो मालिक मुझे किसी और पर बेचकर थोड़े पैसे ही कमा लेता, और तो और मुझे एक नया मालिक भी मिल जाता।
अब इस जंगल के शिकारी जानवरों से मैं कैसे खुद को बचाऊंगी। इतने में अचानक से उन 4 लकड़भग्गों में से एक की नजर गधी पर पड़ती है, तो वो अकेला गधी के पास आ जाता है। अरे वाह, इतनी बड़ी गधी! मुझे तो किसी गधी का मांस चखे हुए भी बहुत वक्त हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा शिकार करके मेरे मुंह का स्वाद फिर से ताजा हो जाएगा। ये बोलकर जैसे ही लगड़बग्गा गधी की तरफ बढ़ता है तो इतने में अचानक से शेर आकर लगड़बग्गे पर हमला कर देता है और बहुत देर तक लड़ने के बाद शेर आखिरकार उस लगड़बग्गे को जान से मार देता है। तुम ठीक तो हो? इसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, इसने तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम मुझे जरूर कोई नुकसान पहुंचाओगे, क्योंकि तुम भी तो एक शिकारी जानवर हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। वैसे ये बताओ कि तुम अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? कहीं तुम रास्ता भटक कर तो इस जंगल में नहीं आ गई? नहीं, मैं कोई रास्ता नहीं भटकी, बस मेरा बेवकूफ मालिक खुद ही मुझे यहाँ छोड़ गया है और अब मैं बेघर हो चुकी हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर तुम यहीं रुकी रही तो कोई न कोई शिकारी जानवर तुम्हारा शिकार कर लेगा और हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। क्या? तो अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अब रहने को कोई भी घर नहीं और इस जंगल में अकेले मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? गधी की ये बात सुनकर शेर भी सोच में पड़ जाता है। अरे, ये तो मेरे लिए एक अच्छा मौका है। वैसे भी मुझे शादी करने के लिए इस जंगल में कोई दूसरी शेरनी तो नहीं मिलने वाली, तो क्यों ना मैं इस गधी से ही शादी कर लूं और इसी बहाने मैं इस जंगल का राजा भी बन जाऊं। मैं तो तुम्हें अपने साथ रख लूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लगता है तुम पागल हो गए हो। भला एक शेर और गधी की शादी कैसे हो सकती है? अगर तुम चाहो तो हो सकती है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और तुम इस जंगल की रानी, जिसके बाद जंगल का कोई भी जानवर तुम्हारा शिकार करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। शेर की ये बात सुनकर गधी सोच में पड़ जाती है। वैसे भी मेरे पास अब रहने की कोई जगह नहीं, और अगर अकेली रही तो आज नहीं तो कल मैंने किसी जानवर का शिकार हो जाना है, और अगर मैंने इस शेर से शादी कर ली तो मैं इस जंगल की रानी बन जाऊंगी और ये शेर भी मेरी हिफाजत करेगा। और वैसे भी अभी भी इसी शेर ने ही मेरी जान बचाई है, तो क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूं? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शेर की ये बात सुनकर गधी बहुत खुश हो जाता है और गधी को लेकर गुरु के पास पहुंच जाता है। बताओ शेर, यहाँ कैसे आना हुआ? और तो और ये गधी हमारे जंगल में क्या कर रही है? गुरुजी, इस गधी को इसका मालिक हमारे जंगल में अकेला छोड़कर चला गया था, जिसके बाद उन 4 लग्गड़भग्गों में से एक की नजर इस पर पड़ी और वो इसका शिकार करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो इस पर हमला करने को आगे बढ़ा तो इतने में मैं भी वहां आ पहुंचा और मैंने उस लग्गड़भग को जान से मार दिया। अरे वाह शेर, तुमने इस गधी की जान बचाकर बहुत अच्छा किया। और तो और उन 4 लग्गड़भग्गों में से एक को मारकर तुमने एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। लेकिन फिर भी तुम्हें जंगल का राजा बनने के लिए शादी तो करनी ही होगी। हाँ गुरुजी, इसीलिए मैं इस गधी को अपने साथ आपके पास लाया हूँ। क्या मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? गुरुजी, मैं और ये गधी हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या सच में? अगर ऐसा ही है तो इस सब में इस गधी की भी मर्जी होनी चाहिए। गुरुजी, अगर एक गधी और शेर की शादी होना मुमकिन है तो मैं इनसे शादी करने को तैयार हूँ। हाँ बच्चे, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हो तो ऐसा करो शेर, तुम जाकर सभी जानवरों को इकट्ठा करो और फिर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा और तुम्हें इस जंगल का राजा घोषित कर दूंगा। गुरु की ये बात सुनने के बाद शेर जाकर जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करता है, जिसके बाद गुरु सब जानवरों के सामने बोलता है कि आज के बाद मैं गधी और शेर को एक दूसरे का पति पत्नी घोषित करता हूँ। और तो और आज के बाद शेर ही इस जंगल का राजा कहलाएगा और गधी इस जंगल की रानी कहलाएगी। यहाँ शेर की गधी से शादी हो जाती है और शेर जंगल का राजा बन जाता है। और वहाँ बाकी 3 लक्कड़बग्गे अपने मरे हुए भाई को देखकर बदले की आग में जल रहे होते हैं। पता नहीं किसने हमारे इस प्यारे मासूम भाई की ये हालत की। जिसने भी हमारे भाई को इतनी बेदर्दी से मारा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं और तो और हम उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हाँ, हम उससे अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेंगे। सुनो शेर, तुम तो धोखे से इस जंगल के राजा बन गए,
लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त तक यहाँ का राजा नहीं रहने दूंगा। तुम कैसे धोखे की बात कर रहे हो? जंगल का राजा बनने के लिए शादी करना शर्त थी और मैंने इस गधी से शादी कर ली और अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। एक शेर और एक गधी आखिर कैसे शादी कर सकते हैं? मेरे पास भी लोमड़ी शादी के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया, क्योंकि किसी लोमड़ी से शादी करना मेरी शान के खिलाफ है। तुम बेवकूफ थे। तुम्हें लोमड़ी से बेइज्जती करने के बजाय उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर तुम उससे शादी कर लेते तो आज तुम इस जंगल के राजा होते। वो सब तो तुम रहने ही दो शेर। अब तुम्हें जंगल के साथ साथ अपनी बीवी का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारा जंगल शिकारी जानवरों से भरा पड़ा है। भाग, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी बीवी एक गधी होने के साथ साथ इस जंगल की रानी भी है, और अगर किसी भी जानवर ने मेरी रानी को परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं उसके 100 टुकड़े कर दूंगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। अब चले जाओ यहाँ से, ये मेरा हुक्म है। शेर की ये बात सुनने के बाद बाघ वहाँ से चला जाता है और वहाँ दूसरी तरफ तीनों लकड़बग्घे लोमड़ी को पकड़ लेते हैं। लोमड़ी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सच सच बताओ कि हमारे भाई को इतनी बेरहमी से किसने मारा है? मुझे जाने दो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। ये आखिरी मौका है, हमें सच सच बताओ कि हमारे भाई को किसने मारा है। अगर मैंने इन्हें सच ना बताया तो ये तीनों मिलकर मुझे नोच खाएंगे। ऐसा करती हूँ, मैंने बाघ का ही बोल देती हूँ। वैसे भी उसने मेरी उस वक्त बहुत बेइज्जती की थी। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हें सच पता चलने के बाद तुम मुझे जाने दोगे। हाँ हाँ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। अब तुम जल्दी से बताओ कि हमारे भाई को किसने मारा है। तुम्हारे भाई को हमारे जंगल के आखिरी बाघ ने ही मारा है। क्या? अब तो उस बाघ के बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं। बताओ लोमड़ी, वो बाघ हमें कहाँ मिलेगा? वो तुम्हें और कहीं नहीं, अपनी गुफा में ही मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादातर वक्त अपनी गुफा में ही रहता है। चलो भाइयों, हमें उस बाघ से अपने भाई की मौत का बदला लेना है। ये बोलकर तीनों लगड़बग्घे बाघ की गुफा की तरफ रवाना हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में बाघ के पास जा पहुंचते हैं। बाघ, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया हमारे भाई को मारकर। वैसे मैंने तुम्हारे भाई को तो नहीं मारा, लेकिन अच्छा ही हुआ जो तुम तीनों खुद मेरे पास आ गए, क्योंकि तुम 4 भाइयों ने मिलकर हमारे बाघ राजा को मारा था। इसलिए एक बाघ होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं तुमसे अपने बाघ राजा का बदला लूं। लगता है तुम्हें अपने बाघ राजा की बहुत याद आ रही है। चलो भाइयों, क्यों ना हम इसे भी इसके बाघ राजा के पास भेज दें। आखिर ये अकेला बाघ हम तीनों का क्या ही बिगाड़ लेगा। इतने में शेर भी वहाँ बाघ के पास आ पहुँचता है। किसने कहा कि ये अकेला है? और तो और तुम्हारे भाई को बाघ ने नहीं बल्कि मैंने मारा है, और अब मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। इसीलिए मेरे जंगल के किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम लोगों को मुझसे मुकाबला करना होगा। शेर की ये सब बातें सुनने के बाद तीनों लगड़बग्घे शेर पर हमला कर देते हैं और शेर की मदद के लिए लड़ाई में बाघ भी कूद जाता है। और बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद आखिरकार शेर और बाघ दोनों मिलकर तीनों लगड़बग्घों को जान से मार देते हैं। शेर, अच्छा हुआ जो तुम वक्त पर आ गए, और मैंने तुम्हें उस वक्त जितना भी बुरा भला कहा उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। राजा ना बनने की वजह से मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कह गया। अरे बाघ, मैं कैसे ना आता? आखिर मैं इस जंगल का राजा हूं, तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं जंगल के सभी जानवरों की हिफाजत करूं। और माफी तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि लोमड़ी से मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने उसकी इतनी बेइज्जती की। लेकिन उसके बावजूद लोमड़ी ने आकर मुझे इन लगड़भग्गों के बारे में बताया। अगर ये लोमड़ी वक्त पर आकर मुझे लगड़भग्गों के बारे में ना बताती